वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर स्टोरीज। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आई एम श्योर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। धर्मपुर गांव के जमींदार हुक्म सिंह के यहाँ माधव नाम का अत्यंत भोला नौकर काम करता था। दिन भर वे हाड़ तोड़ मेहनत करता और रात को सोने से पहले जमींदार के पांव दबाता। अनजाने में उससे कोई नुकसान हो जाता तो जमींदार उसे बेरहमी से पीटता। मुश्किलों से भरे माधव के ये दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। एक रात जब वे अपना सारा काम निपटा कर सोने के लिए जाने लगा, तभी उसे याद आया गांव के मंदिर में कई दिनों से एक महात्मा आए हुए हैं। क्यों न मैं इस समय जाकर उनके दर्शन कराऊं। यह सोच वह उठा और मंदिर की ओर चल दिया। जब वह मंदिर पहुंचा तो वह बोला, महात्मा जी प्रणाम। अरे बेटा, जब सारा गांव सो गया है तब तुझे यहाँ आने की फुर्सत मिली है। क्या बताऊं महात्मा जी, मुझे इसी समय अपने काम से फुर्सत मिल पाती है। ऐसा क्या काम करते हो तुम बेटा? मैं गांव के जमींदार हुक्म सिंह के यहाँ नौकरी करता हूँ महात्मा जी। तेरे उदास चेहरे से प्रतीत हो रहा है कि जमींदार की नौकरी करके तुम खुश नहीं हो। हाँ महात्मा जी, जमींदार हुक्म सिंह बहुत जालिम है। मैं उसे किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहता हूँ। बेटा, तुम उसके जाल में फंसे कैसे? क्या तुम मुझे अपने विषय में कुछ बताओगे? महात्मा जी, आज से 10 वर्ष पहले मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मेरी नासमझी का फायदा उठाकर जमींदार ने चालाकी से मेरी सारी जमीन जायदाद हड़प कर ली और मुझे अपना बंधुआ नौकर बना लिया। ओह, यह तो जमींदार ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। यह कहकर महात्मा जी ध्यान में डूब गए। बहुत देर बाद जब उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, माधव, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक जंगल में एक चमत्कारी नीलकंठ रहता है। अगर कोई उस नीलकंठ के एक बार दर्शन कर ले तो उसकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। हाँ बेटा, तुझे उस नीलकंठ के दर्शन करने होंगे, तभी तेरी सोई किस्मत जाग पाएगी। बाबा, तब तो मैं उस नीलकंठ के दर्शन करने के लिए उस जंगल में अवश्य जाऊंगा। बेटा, नीलकंठ के दर्शन करने के बाद तुझे वापस इस गांव में नहीं लौटना है। वहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाना है, तभी तेरा कल्याण होगा। तभी महात्मा जी को प्रणाम करके माधव उसी समय दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। भोर होते होते वह महात्मा के द्वारा बताए जंगल में जा पहुंचा। माधव जंगल में नीलकंठ की खोज में जुट गया। वह भूखा प्यासा पूरे 3 दिन तक नीलकंठ के दर्शन पाने को जंगल में भटकता रहा और चौथे दिन उसे वह नीलकंठ दिखाई दिया और वे बोला, आह नीलकंठ, आखिर मेरी मेहनत रंग ले ही आई। नीलकंठ बोला, हाँ माधव, मैं केवल उन्हीं मनुष्यों को दिखाई देता हूँ जो मुश्किलों में भी धैर्य का दामन नहीं छोड़ते हैं। जाओ, उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। अब तुम्हें न्याय, मान, यश सब कुछ मिलेगा। यह कहकर नीलकंठ उड़कर आकाश में ओझल हो गया। फिर माधव वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वे रात्रि को गांव मल्लपुर में जा पहुँचा और वहाँ उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। वे बोला, लगता है यहाँ कोई बारात ठहरी हुई है। क्यों न मैं भी बारात में शामिल होकर अपनी कई दिनों की भूख मिटा लूं। यह सोच वह जनवासे के अंदर की ओर बढ़ गया। जब वह जनवासे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा एक युवक धरती पर बेहोश पड़ा है। अरे,
इसे क्या हुआ है? तभी एक आदमी माधव का हाथ पकड़कर बोला, जरा मेरे साथ इधर आना बेटा। वह आदमी खींचकर माधव को एक कोने में ले गया और बोला, कौन हो तुम? तुम बाराती तो नहीं लगते हो। जी मैं बाराती नहीं हूँ, इधर से गुजर रहा था तो यहाँ बारात ठहरी देखकर अंदर चला आया। वह आदमी माधव के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, बेटा मेरी इज्जत अब तुम ही बचा सकते हो। आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो बेटा, अभी तुमने वहाँ जिस बेहोश पड़े युवक को देखा है वह मेरा बेटा है और इस बारात का दूल्हा है। अरे उस युवक को क्या हुआ है? बेटा उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है और वे 4-5 घंटे बाद ही होश में आ पाएगा। बेटा लड़के वालों को अगर इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो हमें बिना दुल्हन के ही खाली हाथ अपने गांव लौटना पड़ेगा। तुम दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फेरे ले लो। फेरे हो जाने के बाद मैं बात को किसी तरह संभाल लूंगा। लेकिन यह तो गलत है बेटा, मैं तुम्हें इस काम के लिए 5 सोने की मोहरें दूंगा। मेरी बात मान लो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। 5 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर माधव के मन में लालच आ गया। ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। ओ बेटा, ऐसा कहकर तुमने मुझे बहुत बड़ी उलझन से बाहर निकाल दिया है। तब माधव बड़े ठाठ से दूल्हा बनकर बारात के साथ लड़के वाले के द्वार पर पहुंचा। उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। फेरों के पश्चात लड़की का पिता जगन्नाथ माधव से बोला, आओ बेटा, अब चलकर हमारे कुल देवता का भी पूजन कर लो। माधव उठकर जगन्नाथ के साथ चल पड़ा। कुल देवता की पूजा करने के लिए दुल्हन लता के साथ माधव को एक एकांत कमरे में ले जाया गया। नियम के अनुसार अब तुम दोनों को अकेले में कुल देवता की पूजा करनी है। यह कहकर जगन्नाथ कमरे से बाहर चला गया। माधव का भूख से बुरा हाल था। जगन्नाथ के जाने के बाद वह लता से बोला, देखो मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुन लता ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बोली, क्यों, क्या पिताजी की बनवाई मिठाई आपको पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर बारात की देखभाल में मुझे खाना खिलाने का किसी को ध्यान ही नहीं रहा। यह सुनकर लता ने सोचा, मेरे लिए पति से बढ़कर और कौन सा देवता हो सकता है। कुल देवता की पूजा से पहले मुझे पति को मिठाई खिलाकर उसकी भूख शांत करनी चाहिए। उसने तुरंत पूजा के थाल में रखी मिठाइयाँ और पकवान उठाकर माधव के सामने रख दिए और बोली, लीजिए खाइए। माधव झटपट खाना खाने में जुट गया। ओह, किस बेताबी के साथ खाना खा रहे हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कई दिनों से खाना ना खाया हो। भर पेट खाना खाने के पश्चात ही माधव ने लता के साथ कुल देवता की पूजा की। अन्य धार्मिक रस्म अदा करने के पश्चात जब माधव बारात के साथ जनवासे में वापस लौटा तो लड़के का पिता बोला, बेटा अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। लो ये स्वर्ण मुद्राएं लो और इस समय इसी गांव से कहीं दूर चले जाओ। स्वर्ण मुद्राओं को लेकर माधव प्रसन्न मन से उसी समय वहां से चल पड़ा और सोचने लगा, लगता है वास्तव में ही अब मेरा भाग्य उदय होने वाला है। तभी तो मुफ्त में भरपेट मिष्ठान व खाना खाने को मिला और साथ में 5 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी मिली। इधर दूसरी ओर भोर होने पर मल्लपुर गांव में लड़के का पिता बोला, समधी जी, विदाई का समय हो गया है, अब बहू को विदा करने में देर ना कीजिए। अच्छा समधी जी, मैं शीघ्र ही विदाई की
रस्म पूरी करवा देता हूँ। समधी को आंगन में आदर सहित बैठाकर जब जगन्नाथ लता के कमरे में पहुँचा तो वह बोला, क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? लता की माँ बोली, सुनो जी, लता कहती है आंगन में इस समय जो दूल्हा बैठा है ये वह दूल्हा नहीं है जिसने कल रात इसके साथ 7 फेरे लिए थे। क्या बकती हो, भला ये कैसे हो सकता है? पिताजी, ये वह दूल्हा नहीं है जो कल रात मेरे साथ कुल देवता की पूजा करने कमरे में बैठा था। क्या? लेकिन दूल्हे का पिता भला ऐसा क्यों करेगा? ठीक है पिताजी, यदि आपको मेरे कहे का विश्वास नहीं होता है तो मुझे एक बार एकांत में आंगन में बैठे दूल्हे से मिल लेने दीजिए। लेकिन तो उसे एकांत में मिलकर क्या करेगी? पिताजी, मैं एकांत में उससे उस वार्तालाप के बारे में पूछूंगी जो कल रात कमरे में मेरे और रात वाले दूल्हे के बीच में हुई थी। यदि यह दूल्हा असली हुआ तो मेरी बातों का सही जवाब देगा। ठीक है, मैं अभी दूल्हे को यहाँ बुलाकर लाता हूँ। जगन्नाथ दूल्हे को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद ही दूल्हा लता के सामने था। लता बोली, आपको याद है कल रात आपने कुल देवता के पूजन के वक्त मुझसे क्या कहा था? मैंने तुमसे यही कहा था कि कुल देवता की पूजा करो। और क्या कहता मैं तुमसे? क्या तुम उस वक्त भूखे नहीं थे? अरे, मैं उस समय भूखा क्यों होता? मैंने तो पहले ही भर पेट भोजन किया था। ओह, तब तो मेरा शक ठीक निकला, ये रात वाला दूल्हा नहीं है। लता तेजी से उठकर कमरे से बाहर आई और बोली, माँ, पिताजी, मेरे साथ धोखा हुआ है। सचमुच ही यह वह दूल्हा नहीं है जिसने कल रात मेरे साथ फेरे लिए थे। क्या? तब तक दूल्हे का पिता हरि प्रसाद भी वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही जगन्नाथ क्रोधित होकर उससे बोला, हरि प्रसाद, तुमने हमारे साथ ऐसा घिनौना छल क्यों किया? बता, रात वाला दूल्हा कहाँ है? क्या कह रहे हो तुम जगन्नाथ? मेरे बेटे राम प्रसाद ने ही तो कल रात तुम्हारी बेटी के साथ 7 फेरे लिए थे। झूठ झूठ बक रहे हो तुम। मेरी बेटी ने तुम्हारे प्रपंच का भांडा फोड़ दिया है। अब जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ जगन्नाथ, और अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ विदा कर दो। नहीं, अब यह कदापि नहीं होगा। तू अपने बेटे और बारात को वापस ले जा हरि प्रसाद, इसी में तेरी भलाई है। उन दोनों के झगड़े को देख दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया। यह देख हरि प्रसाद सोचने लगा, और राम प्रसाद को मिर्गी का दौरा पड़ गया, अब तो मेरा खेल बिगड़ गया है। जगन्नाथ बोला, ओह, तो ये चक्कर है हरि प्रसाद, तेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तूने इसी बात को छिपाने के लिए कल रात किसी दूसरे दूल्हे के साथ मेरी बेटी के फेरे करवा दिए। हाँ जगन्नाथ, मैं यदि ऐसा ना करता तो मेरा बेटा जीवन भर कुंवारा ही रह जाता। हरि प्रसाद, तेरा बेटा जीवन भर अब भी कुंवारा ही रहेगा। जा, चला जा, वरना मैं तेरा गला घोट दूंगा। बेहोश राम प्रसाद व बारात के साथ हरि प्रसाद बिना एक पल भी गवाए अपने गांव की ओर लौट गया। इस घटना के पश्चात जगन्नाथ अपनी बेटी से बोला, बेटी लता, तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। पिताजी, कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था, उसके आगे किसी का बस नहीं चलता है भला। लता ने जगन्नाथ से ये कह तो दिया, पर दुख से उसका बुरा हाल था। कुछ दिनों के पश्चात माधव उत्तर दिशा की ओर चलता हुआ उस बाग में पहुंचा जहां जगन्नाथ अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ था। जब वह बाग में पहुंचा तो सबसे पहले लता की दृष्टि उस पर पड़ी। वह सोचने लगी
कौन ही ये? ऐसा लग रहा है जैसे इसे मैंने पहले कहीं देखा है। सहसा लता की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। ओह, यह युवक तो वही है जिसने मेरे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे। वह उठकर तुरंत माधव के पास पहुंच गई और उसने माधव से पूछा, युवक, मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे? हाँ, पूछो। तो बताओ, कोई दूल्हा यदि कुल देवता के पूजन के वक्त भूखा हो तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? दुल्हन को कुल देवता के भोजन की थाली में से कुछ भोजन निकाल कर दूल्हे को खिला देना चाहिए। तो तुम? हाँ लता, मैं वही हूँ जिसे तुमने विवाह के समय कुल देवता की पूजा से पहले भोजन करवाया था। नाथ, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए थे? मेरे 7 फेरे लिए थे तो उन फेरों का कर्तव्य तो निभाते। कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ही यहाँ पुनः वापस आया हूँ। लता तुरंत उसे अपने माता पिता के पास ले गई। लता के माता पिता की खुशी का ठिकाना ही न रहा। लता की माँ बोली, भगवान ने आखिर हमारी लाज रख ही ली, हमारा असली दामाद वापस लौट आया। उसका पिता बोला, बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इस दीनहीन अवस्था में तुम्हारा स्वागत सत्कार किस प्रकार करूं। जब माधव ने अपने ससुर और लता से बाग में रहने का कारण पूछा तो जगन्नाथ ने बताया कि लता के विवाह के कुछ दिन पश्चात मैंने गांव के सेठ राव सिंह के पास अपना घर और जमीन गिरवी रखकर कुछ धन उधार लिया था, परंतु धूर्त सेठ राव सिंह ने पैसे लौटाने पर भी मेरे घर और जमीन पर कब्जा कर लिया और हमें बेघर कर दिया। तब से हम इस बाग में रहकर कैसे तैसे अपने दिन गुजार रहे हैं। पिताजी, आप दुखी ना होइए। आपको इस अवस्था तक पहुंचाने वाले धूर्त सेठ राव सिंह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे अपनी सारी धूर्तता भूल जाएगा। बेटा, उस चालबाज राव सिंह से तुम भूल कर भी ना टकराना। पिताजी, आज रात को मैं उसके घर पर ही पड़ाव डालूंगा, तब देखना मैं उसे कैसे छठी का दूध याद दिलाता हूँ। सारे दिन माधव लता के परिवार के साथ ही रहा। रात होने पर वे गांव में सेठ राव सिंह के घर के बाहर जा पहुंचा और उनका दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद घर का द्वार खुला और सेठ राव सिंह बाहर आया। माधव बोला, श्रीमान, मैं परदेसी आदमी हूँ, क्या आप मुझे रात भर अपने यहाँ ठहरने की जगह देंगे? यह सुन सेठ राव सिंह सोचने लगा, रात का इससे मोटा किराया वसूल करूँगा, इसे घर में ठहरा ही लिया जाए। यह सोच वे माधव से बोला, ठीक है, अंदर चले आओ, लेकिन सुबह तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, मैं सुबह होते ही स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। सेठ राव सिंह के पीछे पीछे माधव उसके घर में घुस गया। माधव को एक कमरे में छोड़कर सेठ राव सिंह अपनी पत्नी चंदा के पास आया। वे बोली, ये तुम किसे घर में उठा लाए? सेठ बोला, बेचारा राहगीर इस रात में कहाँ जाता, इसलिए घर में बुला लाया। उसकी पत्नी बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया, क्या पता यह कोई ठग ही हो, हमारे सो जाने पर हमारा माल लेकर चंपत हो जाए। अब तो मैंने उसे घर पर ठहरा लिया है, अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? उसे बैठक में ठहराओ, तुम उसी की चारपाई के पास अपनी चारपाई बिछाओ, मैं दूसरे कमरे में उसकी निगरानी करूंगी। ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। सेठ राव सिंह ने माधव को बैठक में ठहराया, अपनी चारपाई भी उसने बैठक में ही बिछा ली। चंदा भी बैठक में आ गई। सेठ माधव से बोला, क्या तुम हमें कोई कहानी नहीं सुना सकते? कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी बीत जाएगी। कहानी तो मुझे
बहुत अच्छी अच्छी आती है, पर थका हुआ होने के कारण मुझे नींद आ रही है। अच्छा, आप लोग भी सो जाओ। चंदा माधव से बोली, मुझे किस्से कहानी सुनने की आदत है। तुम कहानी जानते हो तो एक कहानी तो सुना ही दो। अच्छा, तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वह बहुत ही नकचिड़ा था, घमंडी था। उसकी रानी भी उसके जैसी ही थी। कहानी अधूरी छोड़कर माधव चुप हो गया और किसी गहरी सोच में डूब गया। यह देख चंदा बोली, किस सोच में पड़ गए हो बेटा? मुझे सहसा एक बात याद आ गई। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। अब आपसे क्या छुपाऊं सेठ साहब। एक राजा के यहाँ बहुत दिनों से नौकरी कर रहा था। मैं उसकी नौकरी छोड़कर अपने गांव जा रहा था। उस राजा ने मुझे 5 थैलियां दी थी जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। सेठ बोला, अच्छा, लेकिन वे थैलियां हैं कहाँ? सेठ साहब, उन थैलियों को लेकर जब मैं आपके गांव के बाहर बहने वाली नदी के पास से गुजरा तो ये सोचकर मैं उन थैलियों को नदी के तट पर बड़ के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ आया हूँ। सेठ साहब, अब सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप जैसे ईमानदार आदमी के घर में मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां ज्यादा सुरक्षित रहती। यह सुनकर सेठ ने सोचा, क्यों ना नदी तट पर जाकर इस मूर्ख युवक की 5 थैलियां ले आऊं और उन्हें लाकर अपनी तिजोरी में रख दूं। इस युवक को पता भी ना चलेगा किसकी स्वर्ण मुद्राएं किसने ली। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, चंदा, अतिथि को और ज्यादा परेशान ना करो। कहानी सुनने की जिद छोड़ो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। चंदा उठकर बैठक से बाहर निकल गई। वे अपने कमरे में आकर सोचने लगी, रात को जब माधव गहरी नींद सो जाएगा तब मैं जाकर माधव की स्वर्ण मुद्राएं नदी तट के पेड़ के नीचे से खोदकर ले आऊंगी। माधव के सोने तक मैं भी थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ। यह सोचकर चंदा ने आंखें बंद कर ली। वह शीघ्र ही खर्राटे भरने लगी। इधर बैठक में सेठ सोचने लगा, कब माधव गहरी नींद सोए और कब मैं अपना काम शुरू करूं। कुछ देर बाद ही उसे लगा, माधव सो गया है। अब मुझे जल्दी से नदी तट पर पहुंचना चाहिए। यह सोच सेठ राव सिंह दबे पांव बैठक से बाहर निकला और कुदाल ले गांव के बाहर वाली नदी की ओर बढ़ गया और सोचने लगा, आज तो बहुत तगड़ी आसामी हाथ लगी है। मैं तो माधव को लल्लू पुंजू राहगीर ही समझ रहा था। सेठ के बैठक से बाहर निकलते ही माधव सोचने लगा, सेठ तो मेरे बहकावे में आकर नदी की ओर चला गया है। सेठानी भी घर से बाहर निकले तो मैं अपना काम शुरू करूं। इधर नदी तट पर पहुंचकर सेठ राव सिंह ने बड़ के पेड़ के नीचे काफी गहराई तक खुदाई की। ओह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है माधव ने मुझसे झूठ बोला था। झल्लाया सा राव सिंह खाली हाथ घर की ओर वापस लौट पड़ा। इधर चंदा की जैसे ही आंख खुली वह उठकर झटपट बैठक में पहुंची। अरे, मेरे पति तो यहाँ नहीं है। लगता है वे मुझसे पहले ही नदी की ओर चले गए हैं। चंदा भी उसी समय राव सिंह की खोज में घर से निकल पड़ी। चंदा के जाते ही माधव चारपाई से उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। माधव खोजता हुआ उस कमरे में आ पहुंचा जिसमें सेठ राव सिंह की तिजोरी रखी थी। मुझे इस तिजोरी को खाली करना होगा। हथौड़े के 3-4 प्रहारों से ही तिजोरी का ताला टूट गया। माधव ने तिजोरी खाली की और सारा माल एक थैले में भर लिया और थैला कांधे पर लटकाकर घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर आकर वे तेजी से
बाग की ओर चल पड़ा। बहुत देर बाद जब दोनों पति पत्नी घर लौटे तो सेठ बोला, हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ जी? उस नास पीटे ने हमें तगड़ा चूना लगाया है। मेरी सारी तिजोरी को खाली कर कर चला गया बे ठग। चंदा बोली, ओ मेरे भगवान, आज चोर के घर में भी चोर आ गए। चंदा सिर थाम कर बैठ गई। सेठ राव सिंह का तो पहले ही बुरा हाल था। इधर बाग में माधव जगन्नाथ को उसके घर व खेत के गिरवी प्रमाण पत्र देते हुए कह रहा था, लीजिए पिताजी, आपके खेत व घर पुनः आपके हुए। बेटा, ये सब तुम्हारी चालाकी व बुद्धिमत्ता से संभव हो सका है। आइए पिताजी, अब अपने घर चलें। चलो बेटा। जगन्नाथ खुशी खुशी माधव के साथ अपने घर वापस लौटा। सुबह होने पर माधव बोला, चलिए पिताजी, चलकर सेठ राव सिंह के हाल चाल देख आएं। चलो बेटा। जब वे दोनों राव सिंह के घर के बाहर पहुँचे तो क्या देखते हैं, वहाँ लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। जगन्नाथ बोला, क्या हुआ भाइयों, ये भीड़ कैसी है? अरे जगन्नाथ भाई, तुम्हें नहीं पता, कल रात कोई सेठ राव सिंह की तिजोरी लूट कर ले गया, जिसके सदमे से सेठ और सेठानी ने प्राण त्याग दिए हैं। ओह, सेठ सेठानी दोनों मर गए। देखा पिताजी, इस चंडाल सेठ दंपत्ति को भगवान ने कैसे सजा दी है। अब माधव लता के साथ उसके पिता के घर में ही रहने लगा। वे खेती बाड़ी में जगन्नाथ का हाथ बटाता। एक दिन माधव बोला, पिताजी, मैं अपने गांव जाकर एक बार अपनी मातृभूमि के दर्शन करना चाहता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। स्वामी, मैं भी आपके साथ आपके गांव जाऊंगी। ठीक है, तुम भी चली चलो। दोनों उसी दिन बैलगाड़ी में बैठकर धर्मपुर की ओर चल पड़े। जब उनकी बैलगाड़ी धर्मपुर पहुंची तो माधव बोला, लता, कभी ये सारे खेत हमारे थे। जमींदार हुक्म सिंह ने इन्हें हथिया कर अपने कब्जे में कर लिया था। शीघ्र ही उनकी बैलगाड़ी गांव में जा पहुंची। उसे बिरजू काका मिले। राम राम बिरजू काका। अरे माधव तुम? हाँ काका, मैं। कुछ जमींदार हुक्म सिंह के हाल चाल तो सुनाइए काका। बेटा, जमींदार के हाल चाल मत पूछो। वे किसी बीमारी से पीड़ित हो चारपाई पर पड़ा हुआ मौत की घड़ियां गिन रहा है। उसका सारा परिवार नदी में डूबकर मर गया है। ओह, तब तो मुझे हवेली में चलकर उनका हाल मालूम करना चाहिए। यह सोच माधव ने बैलगाड़ी हुक्म सिंह की हवेली की ओर मोड़ दी। जब वे लता के साथ हवेली में जमींदार हुक्म सिंह के सामने पहुंचा तो हुक्म सिंह बोला, माधव, अच्छा किया तुम आ गए। देखो, मेरे तकिए के सिरहाने मेरी तिजोरी की चाबी रखी है। उस चाबी से तिजोरी खोलकर तुम अपनी जायदाद संबंधी सारे कागजात निकाल लो। ये मेरी प्रार्थना है। अच्छा जमींदार साहब। माधव ने तिजोरी से कागजात निकालकर वे हुक्म सिंह के पास पहुंचा। तब जमींदार ने उससे कहा, बेटा, अब तुमसे आखिरी विनती और है। मेरे मरने के बाद तुम मेरी चिता को आग दे देना। जमींदार साहब, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। उस रात माधव जमींदार के आग्रह पर उसकी हवेली में ही रुका। सुबह होने पर जब वह जमींदार के कमरे में गया तो क्या देखता है कि जमींदार मृत पड़ा हुआ है। माधव ने विधि अनुसार जमींदार का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी से बोला, लता, मेरी जमीन जायदाद मुझे वापस मिल चुकी है। अब तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय यही है कि अब हम मलपुर ना लौटकर यहीं धर्मपुर में रहकर अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करेंगे। लता का जवाब सुनकर माधव को बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों धर्मपुर में ही रहकर
अपना गृहस्थ जीवन चलाने लगे। धन्यवाद।